बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ भावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम साहिबा। आप डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस हैं। अगर बात करें डीन के हवाले से तो साइंस डिपार्टमेंट में आप वाहिद खातून हैं जो कि डीन बनी हैं। तो आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप साइंसदान हैं। आज हम बात करेंगे साइंस के हवाले से, रिसर्च कल्चर के हवाले से और यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम साहिबा से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया मैडम। अगर हम डेली रूटीन के हवाले से बात करें तो आपकी डेली रूटीन क्या है? दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? दिन की मसरूफियत क्या रहती है आपकी? मैं जो हूँ सुबह बहुत जल्दी उठने की मुझे आदत है और रात को भी मैं तकरीबन 10 o'clock सो जाती हूँ, तो इसलिए सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ। सुबह उठ के नमाज और तिलावत के बाद थोड़ी सी वॉक करती हूँ और फिर दिन का आगाज़ यूनिवर्सिटी से ही होता है, ज़ाहिर है। वहाँ पर आजकल क्योंकि डीन फैकल्टी ऑफ साइंस हूँ मैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम और इसके अलावा मेरा अपना रिसर्च ग्रुप भी है। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मेरा अपना रिसर्च ग्रुप भी है। तो फिर उनको देखना, मीटिंग्स डे टू डे और कुछ रिसर्च आर्टिकल्स लिखना और बस इसी तरह ही दिन गुजर जाता है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। मैडम, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैडम यहाँ ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? आई एम डॉटर ऑफ दिस सॉइल। मेरा तालीमी सफ़र अहमदपुर शर्किया से स्टार्ट हुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में ही है, एक तहसील है बहावलपुर की। और मैंने एफएससी तक वहाँ से पढ़ा। बीएससी के लिए मुझे यहाँ बहावलपुर डिग्री कॉलेज, जो आजकल वीमेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ आना पड़ा। और क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं था, तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी यहाँ से की बहावलपुर से। उसके बाद फिर ये वो ज़माना था जब 2 साल का आप इकट्ठा एग्ज़ाम दे रहे होते थे। बीएससी का खासा टफ था और उसमें फिर ये होता था जैसे आपका रिज़ल्ट आता है तो इस्लामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो चुके होते थे और हमारा 1 साल वेस्ट होता था। उस साल इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि हमारा रिज़ल्ट जल्दी आ गया और बहरहाल इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एडमिशन्स हो चुके थे। तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरा 1 साल वेस्ट होगा, लेकिन पता चला कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है अप्लाई करने का। तो मैंने एमएससी के लिए वहाँ अप्लाई किया, वहाँ एडमिशन हो गया। तो एमएससी मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से की। जब मैं वहाँ गई तो मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया था। और लेकिन वहाँ के टीचर्स थोड़े रिलक्टेंट थे। उन्होंने कहा आपकी तो अपनी बहावलपुर में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एडमिशन्स बंद हो गए, तो आप हमारे पास आइए क्या अगले साल आप फिर वापस चली जाएंगी वहाँ पे? मैंने कहा नहीं, मैंने अपना साल बचाना था, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। और फिर एमएससी मेरा वहाँ का था। अभी मैं एमएससी कर ही रही थी कि ना, मुझे मेरे बहनोई होते हैं कराची में, उन्होंने बताया कि कराची में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एमफिल और पीएचडी की जा सकती है केमिस्ट्री में। सही। तो मैंने, ज़ाहिर है मेरी बहन वहाँ थी, तो मेरे लिए इजी था कराची जाना। फिर मैं वहाँ गई तो वहाँ उस इंस्टीट्यूट पे मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर मेरा पहले रिटन टेस्ट था, इंटरव्यू दिया। अभी मेरा एमएससी का रिज़ल्ट नहीं आया था। बताना ये चाह रही हूँ कि मेरे एजुकेशनल कैरियर में बिल्कुल भी गैप नहीं आया। तो वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया पहले रिज़ल्ट आने से पहले। और इस तरह मैंने पीएचडी वहाँ HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री से किया, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और उसे अब वो थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस ने उसे थर्ड वर्ल्ड सेंटर भी बनाया रिसर्च का। वहाँ पर इंटरनेशनली जर्मनी से, जापान से, चाइना से लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं बल्कि। तो उसका बहुत बड़ा नाम है। आप सुना होगा आपने प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान का। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पीएचडी मेरा उनके साथ है और उन्हीं का ही इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। और मैं दुनिया में कहीं भी गई ना, तो मुझे अपना तारुफ डॉक्टर अताउर रहमान के नाम के साथ कराना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह मुझे भी रिकॉग्निशन मिले उनके नाम की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका?
हाँ, मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ से मैंने बात अपनी ख़त्म की कि मैंने पीएचडी एचईजे रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया। तो फिर जैसे ही मेरा पीएचडी हुआ, अभी डिग्री अवार्ड नहीं हुई थी क्योंकि कॉर्डल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी होती हैं। तो मेरी पीसीएसआईआर में जॉब हुई, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वहाँ मैंने 1 साल जॉब की और उस जॉब के दौरान मेरा उसी इंस्टीट्यूट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट भी हो गया। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे पास स्पेन से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड कल्चर थी, वहाँ का स्कॉलरशिप मैंने विन किया। बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती है, हर एक को नहीं मिलती। तो वहाँ से मैं बहुत प्रेस्टीजियस थी स्पेन की स्कॉलरशिप, वो मुझे मिली। तो फिर डॉक्टर अता ने मुझे मशवरा दिया कि अभी मैं ज्वाइन ना करूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि फिर वो छुट्टी का एनओसी का मसला होता है। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ वहाँ से। तो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए मैं स्पेन चली गई। 1 साल मैंने वहाँ से वहाँ काम किया, रिसर्च की, और फिर आकर मैंने एचईजे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री को ज्वाइन किया। 3 साल सर्व किया तो कनाडा से जॉब ऑफर हुई। तो मैं 2006 में कनाडा चली गई और कनाडा में 5 साल रहने के बाद फिर मुझे हुआ होम सिकनेस हुई, क्योंकि मैं एफएससी के ज़माने से ही ना अपने घर से निकली हुई थी। अहमदपुर में एफएससी तक पढ़ा था ना। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा होम सिकनेस शुरू हो गई। मैंने कहा कि नहीं, मुझे वापस अपने होम टाउन जाना चाहिए, सर्व करना चाहिए अपने सॉइल को। तो मैंने डिसाइड किया 2011 में मैं पाकिस्तान वापस आई और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, कनाडा से डायरेक्ट बहावलपुर दो कि मेरी जॉब थी कराची में, मैंने वो नहीं ज्वाइन किया क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर घर में ना हो, बेशक पाकिस्तान की किसी भी सिटी में हो, घर घर होता है। बिल्कुल, आपको अपना होम टाउन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, तो कनाडा से आई तो सब ने कहा एकदम कनाडा से तुमने जंप किया बहावलपुर कराची है, इस्लामाबाद है बीच में, और बड़े बड़े सिटीज़ हैं, कहीं भी जाओगी तो जॉब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे बहावलपुर को सर्व करना। सही। तो मैं 2011 में यहाँ बहावलपुर में आई और एज ए फॉरेन फैकल्टी प्रोफेसर आई। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि ये एचईसी का प्रोग्राम था, फॉरेन फैकल्टी प्रोफेसर हायरिंग का, जिसमें आपको जॉब एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती और फॉरेन ही जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। तो वो लेकिन आपका डोजियर बाहर भेजा जाता है, इंटरनेशनल रेफरीज होते हैं जो कहते हैं कि यस यू कैन हायर देम। तो फिर 2011 से एज अ फॉरेन फैकल्टी प्रोफेसर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया और इनिशली जो मुझे असाइनमेंट दी गई यहाँ बहावलपुर में, वो चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ की मैं डायरेक्टर थी। अच्छा। तो 2011 से बेसिकली आई एम हियर इन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ठीक। मैडम, आपका पीएचडी का थीसिस किस हवाले से है? हाँ, पीएचडी का थीसिस मेरा मेनली जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट पर है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स से आइसोलेट होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स उनकी बड़ी ही इम्पोर्टेंस है कि डिफरेंट जितनी भी आप ड्रग्स देखते हैं ना मार्केट में, तकरीबन 80% ड्रग्स जो हैं वो प्लांट डिराइव्ड हैं या प्लांट से बनाई गई हैं, उनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं। तो इस हवाले से वो क्रूशियल है कि आप उनको देखें कि कोई सा भी मेडिसिनल प्लांट उसमें उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं। तो जो मेरे पास प्लांट था वो मैंने कश्मीर से कलेक्ट करवाया था और उस प्लांट की ये प्रॉपर्टी थी कि वो अल्जाइमर में यूज़ कर रहे थे वहाँ के लोग। अच्छा। तो फिर हमने स्टडी किया और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाले, उनकी बहुत अच्छी एक्टिविटी भी आई अल्जाइमर के ख़िलाफ़। और मेरा मेनली जो काम था पीएचडी का वो ये था। फिर एक और कंपाउंड था जो मैंने लैब में सिंथेसाइज किया था, बनाया था। तो वो जो कंपाउंड था वो हेट्रोसाइक्लिक नेचर का था और उसमें बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी थी। तो मोस्टली काम जो है मेरा पीएचडी का रिवॉल्व करता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अराउंड। ये मेरा पैशन भी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैडम, आपके पीएचडी में सुपरवाइज़र कौन थे, उनके बारे में बताइएगा। हाँ, मेरे पीएचडी में सुपरवाइज़र जैसे मैंने थोड़ा सा बताया था कि प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट, वो मेरे सुपरवाइज़र थे। मैंने काम उनके साथ किया और मैं उनकी 50वीं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पीएचडी करा लिया है सो फार, और मैं उनकी 50वीं स्टूडेंट का मुझे ऑनर है कि मैं 50वीं स्टूडेंट हूँ। ठीक। और जी
मैडम आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और किस हवाले से हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा पैशन मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के हवाले से ही मेनली मेरे रिसर्च उन्हीं के गिर्द ही घूमती रहती है। मेरे तकरीबन अब तक 130 के करीब रिसर्च आर्टिकल्स हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा, हाँ, सही। तो यूजुअली ये होता है कि आपका जो काम होता है ना, उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे और साइंस की दुनिया में, उस हवाले से डिफरेंट नंबरिंग होती है जर्नल्स की। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाइज मेरा जो काम है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी देखिए, मुझे कनाडा में जॉब ऑफर हुई तो अपने स्ट्रॉन्ग सीवी की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ज़रूर मैडम, आपकी सुपरविजन में कितना तलबात एमफिल और पीएचडी कर चुके हैं? जी, मेरे पास तकरीबन 24 के करीब मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ एमफिल कर चुके हैं। और 2 स्टूडेंट्स ने पीएचडी किया है, और अभी रिसेंटली 7 पीएचडी के स्टूडेंट्स मेरे साथ इनरोल्ड हैं। ठीक मैडम, आप डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस हैं। फैकल्टी ऑफ साइंसेस में कितना डिपार्टमेंट है और कितना तलबात ज़ेर तालीम है? फैकल्टी ऑफ साइंसेस में 6000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं टोटल, और हमारे पास 9 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बेसिक साइंसेस में है, लाइक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, स्टैट, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी। ठीक। मैडम, इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर रिसर्च के कल्चर को अगर हम देखें तो किस तरह प्रमोट कर रहा है यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च कल्चर को? रिसर्च कल्चर को प्रमोशन, ज़ाहिर है रिसर्च डायरेक्टली रिलेट करती है मनी से। आप फाइनेंशियली जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आप इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च में भी। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, हमारे जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और बहुत उनकी सपोर्ट की वजह से हम डिफरेंट इक्विपमेंट भी ले रहे हैं, और ऑफ कोर्स रिसर्च की क्वालिटी भी हाई हो रही है। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से आपका क्या तबसरा है? पाकिस्तान का निज़ाम तालीम मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स है बहुत ही, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। समटाइम्स आप मीडियम जो है इंग्लिश कर रहे हैं, स्कूल लेवल की बात करूँगी, बिल्कुल इनिशियल स्कूल लेवल की, और जो देहातों में बच्चे हैं वो जिनको प्रॉपर उर्दू बोलना भी नहीं आती, आप एकदम मीडियम इंग्लिश कर देते हो तो क्या पढ़ेंगे। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, इसे स्टॉप करना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसा कि अब प्रेजेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम हो, यूनिफॉर्म करिकुला हो। तो अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट सिनेरियो होगा पाकिस्तान में इन फ्यूचर में कि हम अच्छा सिस्टम ला सकें। आपके डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो आपके डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट तालीम हासिल करके जाते हैं उनके स्कोप के बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं, आप ये देखें केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू, ग्लास कप्स, प्लास्टिक, वुड और स्टार्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग देयर इज़ अ केमिस्ट्री अराउंड देयर। तो केमिस्ट्री के जो ग्रेजुएट्स हैं वो किसी भी फील्ड में उनका स्कोप है। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक साइंस में जा सकते हैं वो, टीचिंग, और ये तो एक अलग है रिसर्च। इसके अलावा डिफरेंट टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, हर जगह पे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है बहुत ही। यानी आप ये कह लें कि बेसिक साइंसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस में केमिस्ट्री को कहूँगी, क्योंकि हमारा बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड देयर इज़ केमिस्ट्री अराउंड। बिल्कुल। शाजिया साहबा, आप रिसर्च के हवाले से कितने मुल्कों को विज़िट कर चुकी हैं? मेरे ख्याल में 10-12 कंट्रीज़ हैं जिनको मैं विज़िट कर चुकी हूँ। यूजुअली ये होता है कि जब आप काम करते हैं तो आप अपना काम इंटरनेशनल फोरम पर प्रेजेंट भी करते हैं। वो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें आप जाते हैं, अपनी रिसर्च को डिस्कस करते हैं। तो इस हवाले से मुझे काफ़ी कंट्रीज़ को विज़िट करने का मौका मिला है। लेकिन स्पेन में मैं तकरीबन 1 साल से ऊपर रही हूँ। इसी तरह मलेशिया में भी 5-6 महीने मैं रही, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गई थी। और कनाडा में तो खैर 5 साल गुजारे हैं मैंने। आप कितना नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुकी हैं? जी, मैं तकरीबन 20-25 है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जिसमें मैंने
शिरकत की है। अच्छा मैडम, यूरोप के निज़ाम तालीम पर और पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में क्या गैप है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, हमारे पास जो हमारा टैलेंट है ना, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो बच्चे हैं हमारे बहुत टैलेंटेड हैं। फिर दूसरा ये कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। हमारा स्कूल की जो एजुकेशन है ना वो बेस्ट है, वहाँ तक बच्चे को बहुत अच्छा सिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन की बात आती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो बच्चों को हम पढ़ा तो देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवा पाते, और थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो कुछ ही अरसे में भूल जाता है। जब तक कोई चीज़ आप प्रैक्टिकल करके ना दिखाएं तब तक आप सिखा नहीं सकते अच्छी तरह। तो मैं ये कहूँगी कि प्राइमरी एजुकेशन अच्छी है पाकिस्तान की और वहाँ के बच्चों के मुकाबले में, लेकिन वहाँ की हायर एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास वो नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन हो, वो इन्वेस्ट करें, तो यकीनन हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा इंशाल्लाह। ठीक। शाजिया साहिबा, पाकिस्तान में साइंसेस की तालीम को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। यूजुअली ये होता है कि हमने इतने पैसे दे दिए तो आउटकम क्या है? आउटकम एकदम नहीं मिल जाती, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने साइंस पे इन्वेस्ट किया 1 साल, अब अगले साल कहें कि हमने इतने करोड़ दे दिए तो अब हमें मिला क्या? ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट जो हो रही है उसका क्या आप आउटपुट इस फॉर्म में तो नहीं देख सकते ना कि इन टर्म्स ऑफ मनी। ये तो आपका फ्यूचर है कि आपने फ्यूचर जनरेशन को स्किल फ्यूचर जनरेशन ले रहे हैं। तो मैं इस हवाले से देखती हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, साइंसेस ना 2 टाइप की होती हैं। एक होती है बेसिक साइंस या बेसिक रिसर्च, एक होती है अप्लाइड। अगर आप बेसिक एजुकेशन नहीं देंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हमारे अप्लाइड साइड पे हम देखेंगे ट्रेंड कैपिटा देखेंगे, ह्यूमन कैपिटा ट्रेंड देखेंगे? नहीं देख सकते। तो आप पहले तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है कि आप ट्रेन करें लोगों को, और उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आफ्टर 5 to 10 years यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। ठीक। मैडम, पाकिस्तान में साइंस के ग्रेजुएट और डॉक्टर जो PhD के कर रहे हैं और बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार के हवाले से वो कितना मुतमईन है, मैं ये जानना चाहूँगा। अच्छा, देखिए, हम लोग ना पढ़ते हैं और कोई गाइडेंस नहीं होती हमें कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं। आपको मार्केट की ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए कि कहाँ सैचुरेशन है। डॉक्टर्स बनने का एम हर एक को होता है, हमने डॉक्टर बनना है, लेकिन आप ये तो देखिए ना, MBBS डॉक्टर की बात करें, आप ये तो देखें कि कितने डॉक्टर्स बन रहे हैं हर साल, और फिर उनकी जब जॉब्स नहीं होती तो कितने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो सिर्फ MBBS करके डॉक्टर बनना इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको ये देखना है कि पाकिस्तान में आपका स्कोप क्या है, आप किस फील्ड में जाएं, और ये इसकी ओरिएंटेशन आप मैट्रिक के बाद ही करना शुरू कर दें। तो PhD में भी बिल्कुल इसी तरह है कि कुछ फील्ड जो है बहुत ही सैचुरेटेड है कि जिसपे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा PhD हैं। जब जॉब ओपनिंग होती है तो इतने जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लोगों को, और लोग फिर कहते हैं देखें हम हाईएस्ट डिग्री लेने के बावजूद भी बेरोज़गार हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगर वो थोड़ा सा स्टार्ट में अपने वो देखें कि अगले 50 साल में जॉब स्कोप क्या होगा, कि चलिए 50 साल बहुत ज़्यादा हो गए, मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, अगले 20 साल में इस फील्ड में जिस पे आप काम कर रहे हैं इसका स्कोप क्या होगा, उस हवाले से फिर आप अपनी फील्ड को ऑप्ट करें। तो मेरे ख्याल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक PhD के लिए ज़रूर होती ही है। ऐसा नहीं है कि PhD के बाद कोई बेरोज़गार फिर रहा। आप अपने बेस्ट टीचर के हवाले से बताएं। बेस्ट टीचर, जब मैं कॉलेज में थी FSC के दौरान, तो केमिस्ट्री मेरा बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा। मैट्रिक में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कॉलेज में मैं पहुंची तो मेरी टीचर है, उन्होंने फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन हुआ, पूछा कि केमिस्ट्री किस किस को पसंद नहीं है। तो मैं वो पहली स्टूडेंट थी जिसने सबसे बड़ा लंबा हाथ खड़ा करके कहा मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद तो मैं उनकी नज़रों में आ गई। अच्छा। और वो क्लास में हर वक्त मुझसे क्वेश्चंस करती थी। अगला जो लेक्चर दे रही है उसमें कुछ आ गया तो वो पूछ लिया, तो मुझे अटेंटिव रहना पड़ता था, मुझे पढ़ के भी जाना पड़ता था। अच्छा। तो कॉलेज के ज़माने में आई वुड से कि मेरी जो बेस्ट टीचर हैं, जो मेरी रोल मॉडल हैं, वो मैडम दुरे शेवार थी, जिन्होंने मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया केमिस्ट्री का कि मैं केमिस्ट्री में हूँ।
शुरू में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और एंड में जब रिज़ल्ट आया और मैंने पेपर अटेम्प्ट किया तो मेरी टीचर मेरा पेपर सबको दिखा रही थी, कहती कि बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ पेपर है और ऐसा पेपर मैंने कभी नहीं देखा। और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और उनकी अप्रिशिएशन और उनके इनकरेजमेंट की वजह से मैं समझती हूँ कि मैं केमिस्ट्री में आई। और उसके बाद फिर PhD में मेरे मेंटोर प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान है, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत ही अच्छे वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट। और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल भी। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल जो है आजकल कॉम्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल भी हैं। अच्छा। और डॉक्टर साहब डॉक्टर अता के ही स्टूडेंट हैं, हमारा एक ही ग्रुप था। अच्छा। उनसे भी पढ़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छे शफीक टीचर हैं। तो ये दोनों, बल्कि 3, मैडम दुरेशवार हो गई, डॉक्टर अताउर रहमान और प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी मेरे। ठीक। मैडम, आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया, इस बारे में बताएं, और इसके अलावा दूसरी दुनिया से जो अवार्ड मिले उस वाले से भी बताइएगा। जी, मैं 2003 में मुझे पाकिस्तान का अवार्ड मिला, प्रेसिडेंशियल अवार्ड था एजाज़ कमाल। अच्छा। वो मुझे मिला यंग साइंटिस्ट के तौर पर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन डेवलपमेंट ने भी मुझे फातिमा जिन्ना अवार्ड दिया पाकिस्तान में। और इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस ने भी मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया 2006 में। अच्छा। और ये इंटरनेशनल अवार्ड है। इसके अलावा अभी रिसेंटली 2017 में मुझे फ़ेलो चुना गया है। अच्छा। इस्लामिक एकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से, एंड आई एम द नंबर 1 इन सदर्न पंजाब। कोई भी मेल साइंटिस्ट भी उसका फ़ेलो नहीं है, आई एम द ओनली वन। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैडम, आने वाले दौर में आप इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरक्की को, प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर अख्तर महबूब लीडरशिप को कैसे देख रही हैं? मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अगला टेन्योर भी उनको मिल जाए, क्योंकि 4 साल बहुत कम है। जिस हिसाब से उन्होंने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, तो मुझे ये तो उनका स्टार्टअप था, है ना। मज़ीद उनसे जो फ्रूट मिलेगा इंशाल्लाह, तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद भी देखें कि कितना बेनिफिशियल है इस एरिया के लिए। और उनके मैं दुआ करती हूँ कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं, इनिशिएटेड प्रोजेक्ट, वो बहुत ही सक्सेसफुल हों, और अगला टेन्योर भी उनको मिलना चाहिए, ताकि इस्लामी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वाकई दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हो जाए। ठीक, यही उनका टारगेट है। आई गेस के अगर उनको टाइम मिल जाता है अगले 4 साल का, तो ही विल अचीव दैट टारगेट। ठीक। मैडम, साइंसेस के तलबात को आप दुनिया में तरक्की के लिए क्या तजवीज़ करेंगी? हार्ड वर्क। अच्छा। देखिए, आप इंटेलिजेंट होते हैं वो भी मैटर करता है, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो आप अपने आप को दुनिया में कहीं भी बनवा लेते हैं। इवन कि यहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हम इतना ट्रेन नहीं कर पाते अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर एक स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है तो वो अपने आप को दुनिया में कहीं भी जाए बनवा लेता है। हमारी यहाँ पर बेसिकली एफ़र्ट्स हैं, ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमारी एफ़र्ट्स ये होती हैं कि हम उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दें और उनको जिस हद तक हो सकता है हम उन्हें ट्रेन करते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा राब्ता है अपने स्टूडेंट्स से, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वो टॉप कर रहे होते हैं। माशाल्लाह। अब फिर वही आपके टीचर के हवाले से बात करूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी रह चुके हैं, और उनकी शख्सियत के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ही इज़ सो हम्बल पर्सन। मैंने कभी भी ये नहीं देखा उनके ऑफिस के बाहर प्रोटोकॉल कोई पियन बैठा हो, लेकिन यानी अगर वो 1 हफ्ते बाद, उनका ये है उनके ऑफिस का कि छोटी सी टेबल है जहाँ वो लैब में कॉर्नर में बैठे होते हैं। सादगी का ये आलम है। ऑफिस है वो मीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन लैब में ही वो बैठना पसंद करते हैं बिकॉज ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो उनसे ज़ाहिर उनके पास टाइम नहीं होता, तो तब वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते आपसे। इवन कि आप खड़े भी रहें तो वो सर उठा के देखते भी नहीं कि कौन खड़ा हुआ है, वो अपने काम में इतने मसरूफ़ होते हैं। लेकिन अगर उनके पास टाइम हो तो वो ज़रूर आपसे बात करते हैं। अगर आप टाइम लेकर जाएँ तो फिर वो पंक्चुअल बहुत ज़्यादा है, वो घड़ी देख रहे होते हैं। अगर आपने 5 मिनट का टाइम दिया है तो जब 5 मिनट से टाइम ओवर हो जाता है तो दरवाज़ा खोल देते हैं, अच्छा फिर आपसे बाद में मुलाकात होगी। इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन कि ज़ाहिर उनका एक मिनट प्रीशियस है। मैडम, अगर आपको पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान में साइंस की तरक्की के लिए क्या इक़दाम करेंगी?
सबसे पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जो उनमें लैक करती हैं बेसिक रिसर्च की फैसिलिटीज़ उससे इक्विप करूँगी, और अपने उन टीचर्स को जिनको मौका नहीं मिला बाहर जाकर पढ़ने का, उनको मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए भिजवाऊँगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं डिफरेंस देखती हूँ, जो फॉरेन ट्रेंड टीचर्स हैं, फॉरेन क्वालिफाइड टीचर्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम लोकल PhDs। अच्छा। तो बाहर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे क्योंकि हमारे तो इस्लाम में भी है ना कि तुम तालीम हासिल करो, बेशक तुम्हें चीन जाना पड़े। ठीक है। इस पे सफ़र, यानी चीन को सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, ये है कि आप सफ़र करें। आप सफ़र करके जितना सीखते हैं उतना आपको लोकली वो नहीं मिलता ना नॉलेज, तो नॉलेज के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो मैं अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर आप मुझे मिनिस्टर बनाएं तो मैं तो साइंस में बहुत इन्वेस्ट करूँ और बेसिक रिसर्च में, और फिर साथ साथ उन हॉट एरियाज़ में जिसमें वाकई पाकिस्तान को फ्यूचर में ज़रूरत है रिसर्च की, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर आजकल बहुत ज़्यादा है, बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जो है आप मैं समझ रही हूँ कि इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे ख्यालात हैं, अल्लाह पाक आपको बनाए। अच्छा मैडम, अब बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े उस्ताद और साइंसदानों के बारे में, बताएं जिनसे आप मुतासिर हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर अताउर रहमान ही है और सबसे आखिर में डॉक्टर अताउर रहमान है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ एंड आई विश आई कुड डू समथिंग लाइक हिम। हाँ, अगर अदब के हवाले से अब बात हो जाए तो अदब से आपको किस हद तक लगा हुआ है? यूजुअली जो साइंस के लोग होते हैं वो अदब से दूर होते हैं, बहुत कम होता है कि वो लिटरेचर से भी उनका होता है ना शगफ। हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, माशाल्लाह वो खासा लिटरेचर को पसंद करते हैं। अच्छा। मुझे वक्त मिले तो मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पोइट्री पढ़ना भी अच्छा लगता है। जिसमें मुझे परवीन शाकिर बहुत पसंद है। अच्छा। और मोहसिन नकवी वो पसंद है, इसके अलावा फराज पसंद है, और अल्लामा इकबाल की भी आसान जो पोइट्री है वो समझ में आ जाती है। और अगर मैं नसर की तरफ जाऊं तो बानो कुद्सिया मेरी फेवरेट है। अच्छा। और कुदरतुल्लाह शाहाब और इशफाक अहमद, सारे इनका एक ही ग्रुप है, तो मुझे इनकी अच्छी लगती है। आज के इस मॉडर्न दौर में रीडिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है? आई डिडंट गेट यू, रिपीट करें। आज के इस दौर में हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, किताबों से थोड़ा दूर है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रीडिंग करना कितना ज़रूरी है? देखिए, वक्त बदल जाता है। जो बुक्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन आप भारी भारी बुक्स 600-700 पेजेस की बुक अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि वर्ल्ड इज़ ऑन योर पाम, ठीक है। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन पॉजिटिवली लेना चाहिए। आप मोबाइल में 1000 ऑफ बुक्स रख सकते हैं, जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी आपको 1 मिनट भी मिलता है तो आप खोलें, ब्राउज़ करें और पढ़ें। तो मैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं मैं उसके हरगिज़ भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो भी हमें उसको ऑप्ट करना होगा। वो ऑप्ट करते हुए हमको पॉजिटिवली नॉलेज सीकर बनना होगा। ठीक हो गया। मैडम, टूरिस्ट तो आप ऑलरेडी हैं, तो आप जब सैर सियाहत करती हैं तो क्या चीज़ एक्सप्लोर करती हैं, क्या आइडियाज़ क्रिएट करती हैं आप? नेचर जो है ना बहुत ही उसमें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी चीज़ को देखें, अगर वो नेचुरल आप देखते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो नेचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम बेशक जितने AC वालों कमरों में रहें वो इतने हेल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप नेचुरल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें नेचर जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ रहने देना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। मैंने कनाडा में देखा कि लोग ना बहुत सफाई पसंद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या होता है, आप किसी जगह पे जाएं जो कि बहुत हार्डली एक्सेसिबल हो तो सिर्फ वहाँ पर आप नेचर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ पर रोड एक्सेस है, लोग आराम से चले जाते हैं, तो उन रिजॉर्ट्स को लोग जाकर गंदा कर देते हैं। मेरा दिल दुखता है ये देखकर कि ना लोग अपने मुल्क को इतना गंदा कर देते हैं। अपना ही मुल्क है, अपना घर है, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। कनाडा में मुझे याद है कि मैं रोड पे जा रही थी, मैंने एक बहुत बूढ़ी औरत को देखा, उससे बहुत मुश्किल से चला जा रहा था स्टिक से। अचानक वो झुकती है नीचे और एक पेपर पड़ा हुआ था ख़राब, उसने मुंह उठाया और जाकर डस्टबिन में फेंका।
तो मैं इतनी इंस्पायर हुई उससे कि एक बूढ़ी औरत जिसे चलने में इतनी मुश्किल हो रही है और वो जाकर इस तरह से अपने मुल्क को साफ़ रख रही है, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा कर रही है, और हम लोग बहुत ही करोड़ों की गाड़ियों में बैठे होते हैं और गाड़ी से हम टिश्यू पेपर और रबिश बाहर फेंक रहे होते हैं। कि यहाँ पर तो बहुत हमें केयर करनी चाहिए पाकिस्तान की, और वी आर ब्लेस्ड विद सो मैनी नेचुरल रिसोर्सेज। इतनी अच्छी हमारे पास देखिए पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, रेगिस्तान भी है, क्या नहीं है पाकिस्तान में, और हम सब मिलकर उसे ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, घर वालों का कितना साथ रहा? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी जिसने मुझे ये सारे प्यारे रिश्ते दिए मेरे इर्द गिर्द। मैं सबसे पहले जो है अपनी नानी अम्मा का रोल इसमें कहूँगी कि वो बहुत ही उनका बेसिक रोल था हमारी एजुकेशन में। नानी अम्मा ने बहुत किरदार अदा किया। आई एम बेसिकली फ्रॉम सैयद फैमिली और वीर सराइकी, और फिर ज़ाहिर है अहमदपुर शर्किया जो है छोटा सा शहर था, तो 40-50 साल पहले तसव्वुर भी नहीं था पढ़ने का सादात फैमिली में। तो नानी अम्मा ने स्टैंड लिया। नानी अम्मा ने कहा नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे। फादर शुरू से उनकी डेथ हो गई थी, हम नानी अम्मा के घर में हमारी परवरिश हुई, तो नानी अम्मा ने स्टैंड लिया हमारे पढ़ने के लिए। तो नानी अम्मा का बहुत रोल है। फिर मेरी वालदा, जब क्राइसिस हुए तो मेरी वालदा ने भी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हुई थी, तो नानी अम्मा ने उन्हें भी कहा कि तुम भी पढ़ो। तो फिर वालदा स्कूल टीचर भी रहीं, तो ऑफ कोर्स वालदा से भी इंस्पिरेशंस मिली कि भाई पढ़ना चाहिए। फिर टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर दौर में बहुत अच्छे टीचर्स मिले। इस हवाले से मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। प्राइमरी में मेरे टीचर्स हमेशा मुझे, मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो अपनी गोद में बिठाकर पढ़ाया करते थे। अच्छा। तो बहुत प्यार मिला टीचर से, बहुत ही ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर अब तक कैरियर में मेरी फर्स्ट पोजीशन है ड्यू टू ऑल ऑफ माय टीचर्स। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी जो है, वैसे मैं जो भी टारगेट अचीव करती हूँ जब वो मिल जाता है तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मुझे लगता है कि कुछ और भी करना चाहिए। कामयाबी यही है कि आप सेटिस्फाइड हो, और सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो आपकी एफ़र्ट्स हैं वो फ्रूटफुल हैं, तो आप कामयाब हैं। इन फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बात करें तो यूनिवर्सिटी को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? यूनिवर्सिटी में बेसिकली प्लान्स तो यही है, ज़ाहिर है जो रिसोर्सेज हैं, प्रेजेंट रिसोर्सेज, उसमें कि स्टूडेंट्स को अच्छा ट्रेन किया जाए, एक अच्छा इंसान बनाया जाए। इस तरह से एक अच्छा इंसान, अच्छा सोसाइटी का शहरी और एक अच्छा साइंटिस्ट बनाकर हम सोसाइटी को दें, ताकि वो सोसाइटी की बेनिफिट में जो भी काम करे कम्युनिटी के लिए करे, और वो अंडरस्टैंड करे कि सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको किस तरह से हैंडल करना है। ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि इंटरनेशनली भी वो एक यूज़फुल पर्सन हो। अच्छा, अब आखिरी सवाल पूछूंगा कि बहावलपुर में आप रह रही हैं, तो बहावलपुर के बारे में आपके क्या तासरात हैं? बहुत ही प्यारा सा पीसफुल सिटी है, मेरा फेवरेट, क्योंकि बहावलपुर में वो शोर नहीं है। मुझे मौका मिला कराची में रहने का। कराची तो मेट्रोपॉलिटन है, उसकी भी अपनी खूबसूरती है, यकीनन हर शहर खूबसूरत है, लेकिन बहावलपुर छोटा होने की वजह से बहुत साफ़ भी है एज़ कम्पेयर टू कराची। इवन लाहौर और बाकी दूसरे सिटीज़ जो हैं उनके मुकाबले में साफ़ भी है और पीसफुल है, और एक जगह से दूसरी जगह एक्सेसिबिलिटी आसान है। एक कोने से दूसरे कोने में आप विदिन 20 मिनट्स पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। जबकि बड़े शहरों में आपको 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। अगर ट्रैफिक हो तो यू विल बी स्टक फॉर 3 आवर्स। तो बड़े और छोटे शहर में जिस तरह से कुछ मेरिट्स कुछ डीमेरिट्स होते हैं, ऐसे ही बहावलपुर में भी है, लेकिन आई लाइक बहावलपुर। ठीक है। शाजिया साहिबा, अब आपसे पैगाम लूँगा, जो स्टूडेंट साइंसदान बनना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं साइंस के हवाले से, उनको क्या पैगाम देंगी, और फैकल्टी मेंबर को क्या पैगाम देंगी, और आम लोगों को आपका क्या मैसेज होगा? मैं अपने स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो हार्ड वर्क करें, क्योंकि जो हार्ड वर्क है ना, अल्टीमेटली आपको फ्रूट्स हार्ड वर्क के लिए मिलते हैं। और बेशक जितनी भी आपको हार्डशिप्स हो,
आपको बहुत सी चीज़ें हर्डल्स भी मिलेंगी रास्ते की, आप उनकी परवाह किए बगैर कॉन्स्टेंट परसिस्टेंट आप हार्डवर्क करें तो अल्लाह ने उसका ज़रूर रिवॉर्ड देगा और सोसाइटी भी उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेगी और आप दूसरों के लिए फैसिलिटेटर अपनी तमाम फैकल्टी मेंबर्स से ये होंगी कि जो जहाँ पर भी है वो अपने रोल को समझे। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का ये टाइम नहीं है क्योंकि हर एक बंदा अपने अमाल का अल्लाह को जवाब दे है। अगर मैं अपने रोल को सही अदा कर रही हूँ तो मेरा ये ख्याल है कि मेरा हक अदा हो गया इस दुनिया में आने का। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। हर एक को अपना मुहासबा रात को सोने से पहले खुद करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अल्लाह ने उसे अगर इस दुनिया में भेजा है एक मुख्तसर सा टाइम है बिल्कुल इसमें हम आए इस दुनिया में, तो हमारा पर्पस क्या है दुनिया में आने का। अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें टाइम निकाल कर 5 मिनट सोने से पहले अगर हम अपने हर रोज़ का हम मुहासबा करें अपने आप दूसरों का नहीं अपना और फिर हम अगले दिन की स्ट्रैटेजी बनाएं कि अब हमें क्या करना है, एक दिन में हमने क्या गलत किया और अगले दिन हम उसे किस तरह से सही करें अपने ही गलत किए हुए काम को और फैसिलिटेटर बने हर एक के लिए और मेरिट को प्रमोट करें। ठीक, मेरिट पे कोई कंप्रोमाइज़ कभी ना करें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, आपसे बात करके रिसर्च के हवाले से बात की, तालीम के हवाले से बात की, बहुत अच्छा लगा और इस प्रोग्राम से काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।